हेलो एवरीवन, वेलकम टू अफेयर्स विद बिजनेस। आज के सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू की क्लासेस कर रहे हैं। ठीक है, ये उसी सीरीज की क्लास 2 है, पार्ट 2 है, जिसमें हम लोग आगे के टॉपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। आज जो हमारे टॉपिक्स रहने वाले हैं वो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर एंड कैपिटल बजटिंग। ठीक है, इनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, साथ ही में जो आपका कॉन्सेप्ट है इससे रिलेटेड, वो आपका रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा वो सभी स्टूडेंट जो झारखंड पीजीटी कॉमर्स या एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों के लिए हमारे ऐप पर कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है। ठीक है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, जिसमें आप लोगों को कंप्लीट रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। क्लासेस आपको सीए नेट जेआरएफ क्वालिफाइड टीचर से मिल जाएंगी। एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन होंगे। नोट्स आपको प्रिंटेबल फॉर्म में मिल जाएंगे, साथ ही में बाइलिंगुअल होंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल होंगे। और आपके प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट और क्विजेस ऐप पर अवेलेबल हैं। ठीक है, तो वो सभी स्टूडेंट्स जो इंटरेस्टेड हैं, तैयारी अपनी बूस्टअप करना चाहते हैं, आप लोग हमारे ऐप पर जाकर कोर्स को परचेज कर सकते हो। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारी आज की क्लास का, बिल्कुल अच्छे से ध्यान देंगे। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ अ फर्म इज। तो आपको ये तो समझ में आ रहा है कि ये क्वेश्चन किस में से है। ये टॉपिक है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, उसमें से क्वेश्चन पूछा गया है। और सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल है क्या। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ अ फर्म इज क्या है? द मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न, द मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय इट्स इन्वेस्टर। मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न। दूसरा है द मैक्सिमम रेट ऑफ रिटर्न, ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तीसरा है द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, या चौथा है नॉन ऑफ दी सॉरी नन ऑफ दी अबव। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल है क्या। मैंने प्रीवियस क्लास में आपको ये बताया था कि कॉस्ट क्या होती है, किसी भी कैपिटल की कॉस्ट क्या है। हम अलग अलग जगह से, अलग अलग सोर्सेस से फंड रेज करते हैं, जैसे डेट से ले लिया, लोन ले लिया मतलब, या फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स को शेयर्स इशू कर दिए। तो जब अलग अलग सोर्सेस से कैपिटल रेज की जाती है तो कुछ ना कुछ कॉस्ट आती है। कॉस्ट क्या होती है? जो आप एक्स्ट्रा पे करते हो। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, आपने अपने दोस्त से 1000 रुपए लिए। ठीक है, अगर आप 1000 रुपए ही वापस करोगे तो आपकी इसमें कोई कॉस्ट आई ही नहीं है, राइट। मगर आपने अपने दोस्त से 1000 रुपए लिए और कहा कि मेरे को अपना कोई बिजनेस में लगाना है। जस्ट अज्यूम, इतना छोटा अमाउंट नहीं लगाते हैं, बट स्टिल अज्यूम कि 1000 रुपए आपने लिए कि मुझे अपने बिजनेस में लगाने हैं, मैं तुझे क्या कहते हैं इंटरेस्ट के साथ 1200 रुपए जो है वो वापस कर दूंगा। ठीक है, आपने लिए 1000 रुपए थे, मगर आपने वापस कितने किए? 1200 रुपए। तो ये जो 200 रुपए आपने एक्स्ट्रा दिए हैं, ये आपकी क्या आई है? कॉस्ट आई है। ये क्या आई है? कॉस्ट आई है। तो जो प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर से अमाउंट दिया जाता है उसी को कहा जाता है कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्लियर है ये चीज बिल्कुल। अब जैसे डेट में कॉस्ट अलग होती है, जो इंटरेस्ट पे किया जाता है वो डेट की कॉस्ट होती है। इक्विटी में जो डिविडेंड पे किया जाता है वो इक्विटी की कॉस्ट होती है। मगर यहाँ पर आपको देखो, जो वर्ड्स हैं, जो स्टेटमेंट है, वो अलग फॉर्म किए गए हैं। क्लियर है। अब आपको यहाँ ये समझना है कि इसका आंसर क्या होगा। मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न है, या मैक्सिमम रेट ऑफ रिटर्न है, या मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो बिल्कुल भी नहीं होगा। मार्जिनल मतलब एक और जब ऐड कर दी गई तो उसकी क्या कॉस्ट आई, ये तो बिल्कुल ही नहीं है। ठीक है, तो ए और बी में से कोई आंसर है या फिर नन ऑफ दी अबव है। ठीक है, तो देखो, अब यहाँ पर आपने क्या किया था, आपने 1000 रुपए लिए थे बिजनेस में लगाने के लिए। आपने बोला कि मैं तुझे 1200 रुपए दे दूंगा। तो इसका मतलब आपका इंटेंशन ये रहा है कि आप 1000 रुपए लगाएंगे और उससे कुछ ना कुछ मनी आप अर्न करने वाले हैं, कि आप उसमें से 1200 रुपए अब वापस रिटर्न भी कर देंगे। क्लियर है। तो जब आपने 1000 रुपए लिए तो आपका मेन इंटेंशन क्या है कि आप ज्यादा कमाए ना कमाए, आपको रिटर्न 1200 करने हैं। तो मिनिमम आपको 1000 के ऊपर 200 रुपए और कमाने पड़ेंगे। मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न, इतना रिटर्न आपको मिलना ही चाहिए, क्योंकि आपको ये प्लस ये अमाउंट रिटर्न करनी है, वापस करनी है। इसलिए इसको मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न भी कहा जाता है, कि कम से कम इतना अमाउंट तो आपको कमाना ही है, क्योंकि आपको फिर डिस्ट्रीब्यूट अपने कॉस्ट को देना भी है, कॉस्ट को पे करना भी है। दैट इज वाई कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द करेक्ट आंसर, द मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय इट्स इन्वेस्टर। क्लियर है।
देख लेते हैं एक बार। देखो कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो इंटीग्रल पार्ट है किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन का, ठीक है। इसको हम, इसके जो दूसरे नेम है वो आपको याद रखने हैं। इसको कट ऑफ रेट, टारगेट रेट और हर्डल रेट भी कहते हैं। नाम पूछ लिया जाता है, इसको आपको याद रखना है। हर्डल रेट काफी पूछा गया है। कट ऑफ रेट, टारगेट रेट और हर्डल रेट, या फिर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी कहते हैं, जिसको मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न भी कहा जाता है। और क्यों इसको मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न कहा जाता है? क्योंकि एक फर्म को उतना अर्न करना ही है अपने इन्वेस्टमेंट पर, अपनी कॉस्ट को पे करने के लिए, मार्केट वैल्यू को मेंटेन करके रखने के लिए और फंड्स को अट्रैक्ट करने के लिए। क्लियर है? आई होप आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है ये बिल्कुल क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर और डेट इज नोन एज, उसको हम क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल, related cost of capital, the burden on the shareholders or none of the above। कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर या फिर कॉस्ट ऑफ डेट जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? देखो, जब हम टॉपिक पढ़ते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो हम ये समझते हैं कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता क्या है। उसके बाद हम लोग जो कैपिटल रेज करते हैं, हम लोग नहीं, कंपनी जो कैपिटल रेज करती है वो अलग अलग सोर्सेस से कैपिटल रेज करती है, जैसे इक्विटी से हो गया, डैट से हो गया, प्रेफरेंस शेयर से हो गया, ठीक है। तो ये जो अलग अलग सोर्सेस से कंपनी कैपिटल रेज करती है तो उन सब की क्या करती है, वो कॉस्ट निकालती है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, क्योंकि जरूरी, क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि कंपनी पूरी की पूरी कैपिटल इक्विटी से ही रेज करेगी या पूरी की पूरी लोन ही ले लेगी, राइट। तो वो क्या करती है, अलग अलग सोर्सेस से कैपिटल रेज करती है। तो अलग अलग सोर्सेस से जब देखिए कैपिटल रेज की जाती है, कॉस्ट ऑफ डेट तो अलग अलग निकाला जब जाता है। जैसे कॉस्ट ऑफ डेट अलग कैलकुलेट कर ली गई, प्रेफरेंस शेयर से अगर कैपिटल रेज किया तो उसकी कॉस्ट अलग कैलकुलेट कर ली गई, रिटेन्ड अर्निंग्स की अलग और कॉस्ट ऑफ इक्विटी की अलग। जब हम अलग अलग कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं तो उसे बोलते हैं मेजरमेंट ऑफ स्पेसिफिक कॉस्ट। जब सबकी अलग अलग कैपिटल को कैलकुलेट किया जाता है कॉस्ट को, तो उसको बोला जाता है मेजरमेंट ऑफ स्पेसिफिक कॉस्ट। वहीं अगर इन सब की कॉस्ट एक साथ कैलकुलेट की जाएगी, इन सब की कॉस्ट को मान लीजिए ऐड कर दिया गया है, इन सब की कॉस्ट एक साथ अगर कैलकुलेट की जाएगी तो उसे बोला जाएगा मेजरमेंट ऑफ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जिसके अंडर आता है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इस मेथड की मदद से हम लोग ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कैलकुलेट करते हैं। और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कंपोजिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कहा जाता है। क्लियर है ये चीज बिल्कुल? ठीक है। तो अगर अलग अलग कैलकुलेट की जाएगी तो उसे स्पेसिफिक कॉस्ट बोलेंगे, मेजरमेंट ऑफ स्पेसिफिक कॉस्ट, और एक साथ की जाएगी तो मेजरमेंट ऑफ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसके अंडर मेथड यूज होता है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल या कंपोजिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कहते हैं जिसको, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अगर कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ डेट को अलग अलग कैलकुलेट किया जाएगा तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, द स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हम और क्या बोलते हैं? अभी हमने ऊपर पढ़ा कंपोजिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल, बिल्कुल सही है। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अरे ये भी बोलते हैं। एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलते हैं कि नहीं बोलते? ये तो देखो इसके नाम में ही है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये भी बोलते हैं। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज नॉट सिमिलर टू वन ऑफ द फॉलोइंग। आपको बताना है कि कॉस्ट ऑफ द कैपिटल इन चारों में से एक ऑप्शन है जिसके सिमिलर नहीं है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अलग अदर नेम्स जो हैं, जो हमने अभी प्रीवियस स्लाइड्स में पढ़ा था, वो लिखे हुए हैं। जैसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज कट ऑफ रेट, इज इट? यस, इट इज ऑल्सो नोन एज कट ऑफ रेट। टारगेट रेट भी कहा जाता है इसको, हर्डल रेट भी कहा जाता है, मगर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न नहीं कहा जा सकता। मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न होगा तो हम कह सकते हैं, मगर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न हम इसको नहीं बोलेंगे। क्लियर है? तो डी इज द करेक्ट आंसर, इट इज नॉट सिमिलर टू इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, अब ये क्वेश्चन है आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। क्या कैलकुलेट करना है, कैसे करना है, ये हम अच्छे से समझेंगे। और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपका आएगा इसके जैसा या इससे रिलेटेड, तो वो अब आप सॉल्व कर लेंगे। देखते हैं।
कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ XYZ लिमिटेड comprises 70% इक्विटी एंड 30% डेट। ठीक है, XYZ लिमिटेड है कोई कंपनी जिसमें उसका जो कैपिटल स्ट्रक्चर है, उसने जो कैपिटल रेस कर रखी है वो 70% तो इक्विटी से की हुई है और 30% उसने लोन लिया हुआ है। मतलब अगर 100 रुपए अज्यूम कर लीजिए, 100 रुपए अगर लिए हैं उसने तो 70 का तो शेयर इशू कर दिया और 30 उसने बाहर से लोन ले लिया है। ठीक है, तो अब द डेट इज इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर्स, डिबेंचर्स इशू किए हैं हैविंग अ कूपन ऑफ 10% पर एनम, मतलब 10% क्या है, इंटरेस्ट रेट है। द कॉस्ट ऑफ, मतलब ये एक तरीके से डेट की कॉस्ट है। ठीक है, डेट की कॉस्ट क्या है, 10%। द कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज 16% और कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या है, 16%। द टैक्स रेट एप्लीकेबल टू द कंपनी इज 30%, टैक्स रेट 30% है। एंड द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर XYZ लिमिटेड इज, तो फिर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको यहाँ कैलकुलेट करना है। क्लियर है ये चीज बिल्कुल। यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो हमने पहले पढ़ा, जिसको ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बोलते हैं। मतलब अगर कंपनी ने सिर्फ इक्विटी और डेट रेस किया हुआ है तो हमको इन दोनों का टोटल निकालना है। ठीक है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी है। वो कैसे निकालेंगे, देखिए वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल के देखिए अदर नेम्स ये हम पढ़ चुके हैं। फॉर्मूला देखते हैं, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज ऑफ डेट। परसेंटेज ऑफ डेट मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर में कितना परसेंटेज ऑफ डेट इन्वॉल्व है इनटू कॉस्ट ऑफ डेट, इनटू कॉस्ट ऑफ डेट, क्या कॉस्ट है। ठीक है साथ में प्लस जितने भी हमारे इस तरीके से हैं, प्रेफरेंस कैपिटल तो इसमें है नहीं इसमें हमारे पास क्या है, इक्विटी कैपिटल है सॉरी। तो क्या कर देंगे हम लोग, चलो परसेंटेज ऑफ डेट कितना है, कितना परसेंटेज ऑफ डेट इन्वॉल्व है, 30%। परसेंटेज ऑफ डेट कितना है, 30% इनटू कॉस्ट ऑफ डेट कितना है, 10%। ठीक है भाई, प्लस परसेंटेज ऑफ इक्विटी कितना है, 70% इनटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना है, 16%। क्लियर है ये चीज बिल्कुल। ठीक है, अब देखिए, अब आप अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए 30% इंटू 10%, परसेंटेज सब में लगा हुआ है तो ये याद रखते हैं, परसेंटेज लगा हुआ है सब में। तो अभी हम इसको परसेंटेज को हटा के कैलकुलेट करते हैं। 30 इंटू 10 300 प्लस 70 इंटू 16, 7 6 42, 7 7 8 9 10 11 0 1 1 2 0 आ जाएगा। क्लियर है। अब ये जो हमारा डेट का निकल के आया है, आप अगर ध्यान से देखो तो क्वेश्चन में दिया हुआ है टैक्स रेट भी दिया हुआ है 30%। टैक्स रेट भी क्या दिया हुआ है, 30% टैक्स रेट दिया हुआ है। अब आपको ये पता है कि जो डेट होते हैं वो टैक्स डिडक्टेबल होते हैं, इनकी अगर कॉस्ट निकाली जाएगी तो पहले टैक्स माइनस होगा फिर कॉस्ट निकाली जाएगी, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट रेट जो है वो टैक्स डिडक्टेबल होता है, मगर इक्विटी में टैक्स डिडक्टेबल नहीं होता। तो इसमें से तो टैक्स रेट माइनस नहीं होगा, मगर इसमें से टैक्स रेट माइनस होगा। तो 300 का टैक्स रेट कितना है, 30%। अगर इसका 30% अगर आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 3 3 जा 9। तो अगर आप टैक्स रेट माइनस करोगे तो कितना इसका कॉस्ट बचेगा, 1210। कितना बचेगा ये, 210। तो एक्चुअल में जो कॉस्ट आएगी वो क्या आएगी, 210। तो 210 में 1120 ऐड करेंगे तो हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकल के आ जाएगी, जो क्या हो जाएगी, 1330। अब हमको पता है कि परसेंटेज लगा हुआ है, ठीक है, तो अपॉन 100 कर देंगे आप, 10 कैंसिल और 10 से यहाँ आ जाएगा पॉइंट, तो 13.3%। 13.3 ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है। आई होप ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर होगा। हमने यहाँ पर टैक्स माइनस किया है, टैक्स रेट 30% इज दी टैक्स रेट, और हमको टैक्स रेट अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो जब डेट की कॉस्ट निकलेगी तो वो टैक्स रेट माइनस करके निकलेगी, अगर क्वेश्चन में गिवन है तो। हो सकता है क्वेश्चन में टैक्स रेट गिवन हो मगर साथ में ये भी लिखा हो कि जो कॉस्ट है वो आफ्टर टैक्स है, तो उस केस में आप माइनस नहीं करेंगे। क्लियर है ये चीज बिल्कुल। तो इसके अकॉर्डिंग सही आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Which of the following is the correct formula to calculate the cost of equity? कैश कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने का आपको सही फॉर्मूला बताना है अंडर द डिविडेंड प्राइस प्लस ग्रोथ मेथड। अंडर द डिविडेंड प्राइस प्लस ग्रोथ मेथड। जो इक्विटी को देखो, कॉस्ट ऑफ इक्विटी जब कैलकुलेट की जाती है तो इसके अंडर हमारे 4 फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, इसके अंडर हमारे 4 फॉर्मूले होते हैं। अर्निंग प्राइस मेथड, अर्निंग प्राइस प्लस ग्रोथ मेथड, डिविडेंड मेथड, डिविडेंड प्राइस प्लस ग्रोथ मेथड। जहां प्लस ग्रोथ लिखा हुआ है तो उसमें फॉर्मूले में सिंपली क्या कर दिया जाता है, प्लस जी, ग्रोथ रेट को ऐड कर दिया जाता है। क्लियर है? ग्रोथ का मतलब ये है कि एक्सपेक्ट आगे चल के कंपनी अर्न भी तो करेगी, तो उस चीज को भी ऐड किया गया है। क्लियर है ये चीज? बिल्कुल। अब अगर आप फॉर्मूले ध्यान से देखो तो आप इसका आंसर बहुत आसानी से लगा सकते हो। क्वेश्चन क्या है, डिविडेंड प्राइस प्लस ग्रोथ मेथड, मतलब प्लस जी तो लगा ही होगा, तो मतलब ये और ये तो नहीं होंगे। इसका मतलब ए और बी में से कोई सही आंसर है। अब आप पहले पार्ट में देखोगे तो डिविडेंड प्राइस प्लस मेथड है, मगर यहाँ तो पहले में तो ईपीएस, अर्निंग प्राइस पर शेयर दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ही विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है? बेहतर यह है कि आप सभी फॉर्मूलों को अच्छे से याद रखें। D1 डिविडेंड प्राइस प्लस ग्रोथ मेथड से कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने का फॉर्मूला ये है कि D1 रिप्रेजेंट करता है कि आने वाले टाइम पर कितना डिविडेंड दिया जाएगा अपॉन करंट प्राइस। इस समय क्या प्राइसेस है शेयर्स की, इनटू 100। ठीक है, इनटू 100 और प्लस ग्रोथ रेट। आगे चल के कंपनी ग्रो भी तो करेगी, उसके अकॉर्डिंग डिविडेंड इंक्रीज भी होगा, तो उसके अकॉर्डिंग कॉस्ट भी इंक्रीज होगी, इसलिए इसको यहाँ कंसिडर किया गया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, D1 अपॉन P0 प्लस 100 प्लस ग्रोथ रेट। ठीक है, ये जो आपका पहला फॉर्मूला है वो अर्निंग प्राइस प्लस ग्रोथ मेथड का है। ये जो फॉर्मूला है आपका, इसमें ग्रोथ नहीं लगी हुई है, तो ये सिंपल डिविडेंड प्राइस डिविडेंड प्राइस मेथड है। और ये आपका प्रेफरेंशियल कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स की कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला है। क्लियर है ये चीज? बिल्कुल। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। आप लोगों के लिए मैंने पूरी एक टेबल भी ऐड कर दी है। ठीक है, जैसे कॉस्ट ऑफ डेट निकालते हैं तो 2 केसेस होते हैं, इरेडीमेबल डिबेंचर्स और रिडीमेबल डिबेंचर्स, तो उसके ये फॉर्मूले हैं। उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर निकालते हैं तो 2 केसेस होते हैं, इरेडीमेबल और रिडीमेबल। और कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालते हैं तो हमारे पास 4 फॉर्मूले हैं, और कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। तो ये पूरी टेबल है आपके सामने, आप इसको सिंपली देख सकते हो सभी फॉर्मूले के लिए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो अब क्वेश्चन कह रहा है, अ कंपनी प्लान्स टू इशू 10,000 न्यू शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट पार। पार पर एक कंपनी 10,000 न्यू शेयर्स इशू कर रही है 100 ईच के। ठीक है, द कंपनी पेज अ डिविडेंड ऑफ ₹12 पर शेयर। डिविडेंड वो कितना पे कर रही है, 12 पर शेयर डिविडेंड पे करेगी इनिशियली। एंड ग्रोथ इन डिविडेंड्स इज एक्सपेक्टेड टू बी 5%, और ग्रोथ कितना दिया हुआ है, 5% दिया हुआ है। कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ न्यू इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपको यहाँ निकालना है, आपको डिविडेंड दिया है, ग्रोथ रेट दिया है, तो ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि किस मेथड से निकलेगा। डिविडेंड दिया है, ग्रोथ दिया है, तो डिविडेंड प्राइस प्लस ग्रोथ मेथड से ये निकलेगा। जो अभी हमने ऊपर क्वेश्चन में देखा, तो क्या था ये मेथड, क्या था इसका फॉर्मूला, डिविडेंड अपॉन प्राइस, इस वक्त करेंट प्राइस जो है, ठीक है, इनटू 100 प्लस ग्रोथ रेट। क्लियर है ये चीज? बिल्कुल। अब देख लेते हैं। देखो डिविडेंड कितना पे कर रहा है, 12 डिविडेंड पे कर रहा है, अपॉन compute the cost if the current market price of an equity share is ₹120। कितना है, 120 into 100 प्लस ग्रोथ रेट कितना है, 5%। तो ये कितना हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 12 1, ये हो जाएगा 10% प्लस 5% इज इक्वल्स टू 15%। देख लीजिए, देखो 15%, सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है ये चीज? बिल्कुल। आई होप ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर होगा। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला हमने लगाया है डिविडेंड प्राइस प्लस ग्रोथ मेथड का। D1 होता है आपका एक्सपेक्टेड डिविडेंड जो मिलने वाला है, 1 रिप्रेजेंट्स की एक्सपेक्टेड एंड 0 रिप्रेजेंट्स इस समय प्रिवेलिंग प्राइसेस, करंट प्राइसेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कंपनी इशूज 20 lakh 10% redeemable debentures at a discount of 5%। क्लियर? एक कंपनी है जो रिडीमेबल डिबेंचर्स इशू कर रही है 20 लाख के और 10% उसका इंटरेस्ट रेट है और 5% डिस्काउंट पर, ये आपको याद रखना है, 5% डिस्काउंट पर। क्लियर है ये चीज बिल्कुल? द कॉस्ट ऑफ फ्लोटेशन अमाउंट टू बी ₹50,000। जो कॉस्ट ऑफ फ्लोटेशन है वो कितनी है? 50,000 है। 50,000 कॉस्ट ऑफ फ्लोटेशन दी हुई है। डिबेंचर्स जो है वो 8 साल बाद रिडीमेबल होंगे। आपको यहाँ पर कॉस्ट ऑफ डेट निकालना है जिसमें टैक्स रेट आपको 55% दिया हुआ है। टैक्स रेट कितना गिवन है? 55%। अब जब हम कॉस्ट ऑफ डेट निकालते हैं रिडीमेबल, वो भी कौन से डिबेंचर्स? रिडीमेबल डिबेंचर्स, जिनको रिडीम करना है, जिनको एक टाइम पीरियड के बाद जिनका पूरा तरीके से पेमेंट होना है। क्लियर है? तो उस टाइप के जब कॉस्ट ऑफ डेट निकाली जाएगी तो उसका क्या फॉर्मूला होता है? देखिए, जब रिडीमेबल के केस में क्या फॉर्मूला होता है? इंटरेस्ट रेट ब्रैकेट में 1 माइनस टैक्स रेट। ठीक है, इंटरेस्ट रेट देखो साथ के साथ लिखते चलते हैं। इंटरेस्ट रेट कितना दिया हुआ है आपको? 10%। इंटरेस्ट रेट कितना है? 10%। और किस पे लगेगा ये 10%? 20 लाख पर। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 20 लाख पर जब 10% इंटरेस्ट लगेगा तो कितना हो जाएगा? 2 लाख। क्लियर है? फिर आपकी बात आती है टैक्स रेट की, 1 माइनस टैक्स रेट। टैक्स रेट कितना दिया हुआ है आपको? टैक्स रेट कितना दिया हुआ है? कॉस्ट ऑफ डेट अश्योरिंग अ टैक्स रेट ऑफ 55%। 55% मतलब 0.55। क्लियर है ये चीज बिल्कुल? उसके बाद आपको क्या बोल रहा है? प्लस रिडीमेबल वैल्यू। रिडीमेबल वैल्यू क्या है? रिडीमेबल वैल्यू का मतलब ये है कि जब पेमेंट होगा तो उस वक्त पर क्या पेमेंट के कितने रुपए दिए जाएंगे, क्या रिडीमेबल वैल्यू है। क्लियर? देख लेते हैं रिडीमेबल वैल्यू कितनी है। तो क्वेश्चंस में आप लोग क्वेश्चन में देख रहे हो कि ऐसा कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है कि रिडेम्पशन के टाइम पर डिस्काउंट या प्रीमियम पर हो रहा है, तो इसका मतलब ये पार पर ही रिडीम हो रहा है। का मतलब ये है कि 20 लाख रुपीज ही क्या किए जाएंगे, रिडेम्पशन के टाइम पर पे किए जाएंगे। तो रिडीमेबल वैल्यू क्या हो जाएगी? 20 लाख क्या हो जाएगी आपकी रिडीमेबल वैल्यू। क्लियर है ये चीज बिल्कुल? फिर बात आती है आपकी एनपी, नेट प्रोसीड्स। नेट प्रोसीड्स क्या होता है बच्चों? देखो, नेट प्रोसीड्स यहाँ पर लिख लेते हैं। नेट प्रोसीड्स का मतलब होता है कि जिस समय लोन लिया गया था, डिबेंचर होल्डर्स को इशू किया गया था, उस वक्त जो काट पीट के पैसा आपके पास आता है। जब आप लोन लेते हो तो काफी सारे जैसे फ्लोटेशन कॉस्ट हो जाती है, उसको कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, जो भी कॉस्ट होती है एट द टाइम ऑफ, जैसे मान लीजिए आपने 1 लाख का लोन लिया था, मगर आपके पास जो भी उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस हुए उसको काट पीट के आपको सिर्फ कितना मिल पाया? 97,000 मिल पाए, 95,000 मिल पाए। तो 5,000 क्या हो गया? उसके एक्सपेंसेस हो गए। तो इसी तरीके से हमें इस क्वेश्चन में नेट प्रोसीड्स निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे? जो भी फेस वैल्यू होती है उसमें से माइनस कर देते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि ये डिस्काउंट पर सबसे पहली बार इशू हुआ है, तो इसमें से क्या माइनस होगा? डिस्काउंट माइनस होगा और द कॉस्ट ऑफ फ्लोटेशन, फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस होगी। क्लियर है? तो आप क्या करेंगे? इसमें से डिस्काउंट माइनस करेंगे जो कि 5% है। ठीक है, और फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस होगी। फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस होगी जो कि 50,000 है। ठीक है, और 5% किसका? 20 लाख का ही 5% जो है वो माइनस होगा। क्लियर है? जिसको कैलकुलेट करके आपका क्या आ जाएगा? 18,50,000 आपकी नेट प्रोसीड्स आ जाएगी। 18,50,000 आपकी क्या आ जाएगी? नेट प्रोसीड्स आ जाएगी। ध्यान दीजिएगा इस बात को, फेस वैल्यू में से डिस्काउंट माइनस होगा 5%। जो 5% आप निकालेंगे वो फेस वैल्यू का ही, मतलब 20 लाख का 5% निकालेंगे और 20 लाख में से वो माइनस होगा। माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट, फ्लोटेशन कॉस्ट हमको 50,000 पहले से गिवन है, वो माइनस हो जाएगी। तो हमारा नेट प्रोसीड्स कितना आ जाएगा? 18,50,000, जिसको हम डिवाइड करेंगे n से, और n क्या है?
लाइफ ऑफ डिबेंचर्स। एन क्या है? लाइफ ऑफ डिबेंचर्स, मतलब कितने साल बाद रिडीम होगा। तो कितना दिया हुआ है इस क्वेश्चन में? द डिबेंचर्स आर रिडीमेबल आफ्टर 8 ईयर्स। तो स्मॉल एन कितना दिया हुआ है? 8 ईयर्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? एन कितना हो जाएगा? एन हो जाएगा आपका 8 ईयर्स। क्लियर है? अब हमको सारी वैल्यू मिल गई है। इंटरेस्ट रेट हमें पता चल गया कि 2 लाख है, 10% था। 10% अगर 20,000 का निकालोगे तो 2 लाख आ जाएगा। 1 माइनस टैक्स रेट है आपका 0.55, 55% था। रिडीमेबल वैल्यू हमको 20 लाख मिल गई। नेट प्रोसीड्स में से हमने स्पेस वैल्यू सब माइनस करके हमें पता चल गया कि एट द टाइम ऑफ जब हमने डिबेंचर्स, जब हमने लोन लिया था, तो हमें 18,50,000 हमारे हाथ में आए थे 20 लाख में से। ठीक है, तो ये है नेट प्रोसीड्स। एन है आपका 8 ईयर्स, और अपॉन इसका हम लोग एवरेज निकाल लेंगे, रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड्स अपॉन 2 इंटू 100। अगर आप इस पूरी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, देख लेते हैं। क्वेश्चन ये आप नोट कर लीजिएगा सॉल्यूशन, ठीक है, साथ के साथ सॉल्यूशन नोट करते चलिएगा। देखिए, तो इंटरेस्ट रेट कितना हो गया आपका? 2 लाख हो गया। 1 माइनस 0.55, ठीक है, प्लस रिडीमेबल वैल्यू आपकी 20 लाख ही है, माइनस नेट प्रोसीड्स कितना था आपका? 18,50,000, ठीक है, अपॉन एन, सॉरी एन कितना था? 8, ठीक है, और इस पूरे को डिवाइड कर दिया जाएगा इसके एवरेज से, जो कि है 20 लाख, प्लस एनपी कितना है आपका? 18,50,000 अपॉन 2, ठीक है, और इंटू 100 तो है ही। क्लियर है ये चीज बिल्कुल? अब आप इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करना इजी है, कुछ नहीं करना है। 1 में से 0.55 को आप लोग माइनस करेंगे, फिर जो बचेगा उसको 20 लाख से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इस साइड इसको पहले पूरे को सॉल्व करेंगे। 20 लाख में से 18,50,000 को माइनस करके उसको 8 से डिवाइड करेंगे। क्लियर? फिर इधर जो बचेगा और इधर जो बचेगा उन दोनों को ऐड कर देंगे, और इन दोनों को ऐड करके इससे डिवाइड कर देंगे। क्लियर है ये चीज बिल्कुल? जब आप इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, सभी मैंने आपको वैल्यूज रख के दिखा दी है, और सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है अब इसको। ठीक है, जब आप इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 47.7%। बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है? आई होप आपको रिडीमेबल वैल्यू क्या होती है, मेन जो मकसद था इस क्वेश्चन में बताने का ये था कि आपको ये समझ में आ जाए रिडीमेबल वैल्यू क्या है, नेट प्रोसीड्स क्या है, ठीक है, नेट प्रोसीड्स को कैसे निकाला जाता है। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी आई होप। ठीक है, इसका सही आंसर है बी, 47.7%। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CAPM। एक होता है हमारा CAPM मेथड कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने का। CAPM का फुल फॉर्म क्या है? कॉस्ट ऑफ एसेट परचेज मेथड, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मेथड, कैश एसेट्स प्राइसिंग मॉडल, और नन ऑफ द अबव। देखो, CAPM का फुल फॉर्म होता है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल होता क्या है? कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल एक फाइनेंशियल मॉडल है जिसमें ये मेजर किया जाता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी जब निकाली जा रही है तो इसमें रिस्क फैक्टर को कंसिडर किया जाता है कि जिस इन्वेस्टमेंट में, जिस भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया जा रहा है और उसमें जितना रिस्क है उसके कंपैरिजन में रिटर्न कितना मिल रहा है। ठीक है, उसके कंपैरिजन में रिटर्न कितना मिल रहा है, इस चीज को कंसिडर करता है CAPM। ठीक है, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। क्लियर? ये इसमें देखो एक बीटा कोफिशिएंट होता है, इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, डायरेक्ट वैल्यूज रखती जाती हैं, आपको सिंपली क्वेश्चन में वैल्यूज को पुट करना होता है। देखो, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल्स टू रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, प्लस ये होता है आपका बीटा कोफिशिएंट। बीटा कोफिशिएंट ब्रैकेट में रिस्क, ब्रैकेट में आपको फिर माइनस करना है मार्केट रिटर्न ऑफ अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो माइनस रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। और अगर आप इसको माइनस करके इसको सॉल्व कर दोगे, इसमें से इसको माइनस कर दोगे तो मार्केट प्रीमियम निकल के आ जाता है। क्लियर है? सिंपल आपको फॉर्मूला रखना होगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल से निकालिए, तो पहले आता है रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न प्लस बीटा कोफिशिएंट
फिर ब्रैकेट में आपको मार्केट रिटर्न ऑफ अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में से माइनस करना है रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, ये वैल्यू जो थी उसी को माइनस करना है। क्लियर है? अभी आगे क्वेश्चन आएगा, उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये चीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल यूजिंग कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालनी है आपको कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल को यूज करते हुए, जिसमें आपको मार्केट रेट ऑफ रिटर्न मतलब RM कितना दिया हुआ है 15%, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न मतलब RF कितना दिया हुआ है 11%, एंड बीटा कोफिशिएंट स्ट्रेट अवे वैल्यू दी हुई है, बीटा कोफिशिएंट कितना है ऑफ द फर्म इज 1.25। तो अब आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकालनी है, क्या फॉर्मूला था, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न प्लस बीटा कोफिशिएंट ब्रैकेट में मार्केट रेट ऑफ रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। तो अब हमको ये सभी वैल्यूज गिवन है, देखो रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न इज 11% प्लस बीटा कोफिशिएंट, ठीक है, ब्रैकेट में आपका क्या आ जाएगा 15% माइनस रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया हुआ है आपको 11%। क्लियर? तो अब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 11% प्लस 1.25, 15 में से 11 गए तो 4%, और फर्दर सॉल्व करेंगे 11% प्लस 1.25 को आप 4% से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 5%। ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, करके देख सकते हैं। ठीक है, 5% आ जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 16%। क्लियर? 11% में 5% को आप लोग ऐड कर दोगे तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा 16%। ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है? ठीक है, चलिए आई होप आपको ये वैल्यूज पुट करना आ गया हो, समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। आपको बताना है कि इन स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। देख लेते हैं, पहला लिखा हुआ है कि कैपिटलाइजेशन, कैपिटल स्ट्रक्चर और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर इन तीनों का मतलब सेम नहीं होता, ये तीनों अलग अलग है। बिल्कुल सही बात है, कैपिटलाइजेशन का मतलब अलग है, हमने प्रीवियस क्लास में समझा था। कैपिटल स्ट्रक्चर डेट और इक्विटी के मिक्स की बात करता है, और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, इन तीनों का ही मतलब अलग अलग है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फिर इंक्रीज्ड यूज ऑफ डेट, अगर ज्यादा लोन लेते जाएंगे, ज्यादा बाहर से पैसा बोरो करते जाएंगे तो वो फाइनेंशियल रिस्क ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स को इंक्रीज कर देगा। इक्विटी शेयर होल्डर्स का जो फाइनेंशियल रिस्क है वो इंक्रीज होगा, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स तो ओनर्स होते हैं। तो जितना ज्यादा डेट इंक्रीज किया जाएगा, जितना ज्यादा बाहर से बोरो किया जाएगा, उतना ही रिस्क अराइज होता है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स के पार्ट पर उतना ही रिस्क क्या होता है, अराइज होता है। क्लियर है? क्योंकि डेट जो है उसका पेमेंट करना ही पड़ेगा किसी हाल में। क्लियर? भले ही प्रॉफिट हो रहा है, भले ही लॉस हो रहा है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। थर्ड स्टेटमेंट है, कैपिटल स्ट्रक्चर इज द मिक्स ऑफ इक्विटी एंड डेट। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, कैपिटल स्ट्रक्चर में इक्विटी और डेट की ही बात की जाती है, कि इक्विटी और डेट का एक करेक्ट, एक सही मिश्रण। और फोर्थ स्टेटमेंट है, कैपिटल स्ट्रक्चर इज द मिक्स ऑफ प्रेफरेंस एंड इक्विटी शेयर कैपिटल। कैपिटल स्ट्रक्चर प्रेफरेंस और इक्विटी शेयर कैपिटल का मिक्स है, नहीं। हमने सी में देखा कैपिटल स्ट्रक्चर में सिर्फ और सिर्फ इक्विटी और डेट की ही बात की जाती है। क्लियर? प्रेफरेंस की बात नहीं की जाती। डी विल बी द करेक्ट आंसर, मतलब इन चारों में से जो सही नहीं है वो डी है। क्लियर? चलिए तो कैपिटल स्ट्रक्चर समझ लेते हैं होता क्या है। देखो, कैपिटल स्ट्रक्चर एक सही मिक्स की बात करता है। हमने देखा कि अलग अलग सोर्सेस से फंड रेज किए जाते हैं, तो एक सही मिक्स क्या होगा, एक करेक्ट पोर्शन क्या होगा, प्रपोर्शन क्या होगा कि हम कितना डेट से ले रहे हैं और कितना इक्विटी से ले रहे हैं। एक करेक्ट प्रपोर्शन बनाना कि हाँ इतना डेट से लेना चाहिए और इतना इक्विटी से लेना चाहिए। क्यों? क्या मोटिव रहता है इसका, कि जो पूरी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उसको कम किया जा सके, कम से कम कॉस्ट ऑफ कैपिटल आए, प्लस उसके बाद वैल्यू ऑफ द फर्म को इंक्रीज किया जा सके। ठीक है, क्या मोटिव रहता है कैपिटल स्ट्रक्चर का, एक सही मिश्रण बनाने का, कि कम से कम तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल आए, वो एक वहीं से डेट और वहीं से इक्विटी लिया जाएगा, वो प्रपोर्शन रखा जाएगा, और ज्यादा से ज्यादा वैल्यू ऑफ द फर्म हो, फर्म की जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो। क्लियर है ये चीज बिल्कुल? ठीक है, तो एक वो एक ऑप्टिमल, एक
वो बैलेंस बिठाना, एक उस स्टेज पर जाना जहां पर डेट और इक्विटी का कॉम्बिनेशन ऐसा हो जहां पर सबसे ज्यादा वैल्यू ऑफ द फर्म हो और मिनिमम कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो। क्लियर है ये चीज बिल्कुल? तो कैपिटल स्ट्रक्चर समझ में आ गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हमने कैपिटल स्ट्रक्चर समझ लिया, अब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरीज से आ रहे हैं। ठीक है, वो कहाँ से आ रहे हैं? कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरीज से। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अकॉर्डिंग टू विच थ्योरी चेंज इन कैपिटल स्ट्रक्चर डज नॉट अफेक्ट द मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि किस थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर आप कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंज करते हैं, मतलब डेट के और इक्विटी के प्रपोर्शन में चेंज करते हैं, तो मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म पे कोई अफेक्ट नहीं पड़ता। मतलब कितना भी डेट ले लो, कितना भी इक्विटी ले लो, मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म पे अफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्या आंसर होगा? नेट इनकम अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच या नन ऑफ द अबव। देखो, जब कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरीज दी गई तो उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, रेलिवेंट थ्योरी और इररेलिवेंट थ्योरी। रेलिवेंट थ्योरी का मतलब ही यही है कि ये रेलिवेंट मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन जो है वो मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म के रेलिवेंट है। मतलब डेट और इक्विटी का जो पोर्शन होगा वो मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म को अफेक्ट करेगा। ठीक है, अफेक्ट करेगा। इररेलिवेंट थ्योरी कहती है कि कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन कुछ भी ले लो, कितना भी डेट ले लो, कितना भी इक्विटी ले लो, ये मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म को अफेक्ट नहीं करेगा, इसलिए इसको इररेलिवेंट थ्योरी कहा जाता है। ठीक है, रेलिवेंट थ्योरी में कौन कौन सी आती है? नेट इनकम अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच। ठीक है, और नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच और एमएम अप्रोच आपकी इररेलिवेंट थ्योरी में आती है। मतलब ये दोनों कैपिटल स्ट्रक्चर कुछ भी हो, मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म को अफेक्ट नहीं करती। क्लियर है ये चीज बिल्कुल? तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसने बोला कि अफेक्ट नहीं करती, मतलब इररेलिवेंट थ्योरी है। इररेलिवेंट थ्योरी में कौन कौन सी दो थ्योरी है? नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच और आपका है एमएम अप्रोच। तो इसमें से सही आंसर क्या है? एमएम अप्रोच इसमें दिया नहीं हुआ है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट इन्फ्लुएंस द कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन। आपको बताना है कि ये जो गिवन ऑप्शन है उनमें से कैपिटल स्ट्रक्चर के डिसीजन को कौन इन्फ्लुएंस नहीं करता है। क्लियर? विच ऑफ द फॉलोइंग कैपिटल डज नॉट इन्फ्लुएंस कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन, कि कितना भी डेट लो, कितना भी इक्विटी लो, ये एक ऐसा फैक्टर है जो इन दोनों को अफेक्ट नहीं करेगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, बिल्कुल कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो अफेक्ट करता है, हमारा मेन मकसद ही यही है कि कम से कम कॉस्ट आए, तो ये तो अफेक्ट करता है। रिस्क, रिस्क कहाँ से ज्यादा है, ये भी बिल्कुल इफेक्ट करता है कि रिस्क जहाँ कम होगा वहां से कैपिटल रेज की जाएगी। कॉर्पोरेट टैक्स रेट, अगर कोई हमारा टैक्स डिडक्टेबल है तो वहां ध्यान दिया जाएगा, ये भी इफेक्ट करता है। कंपोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स का तो डेट और इक्विटी से कोई लेना देना नहीं है, तो कंपोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट एक ऐसा फैक्टर है जो कैपिटल स्ट्रक्चर को अफेक्ट नहीं करता है। डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैकिंग एड ऑर्डर थ्योरी इज बेस्ड ऑन द असर्शन ऑफ। देखो, कैपिटल स्ट्रक्चर में ही आपकी एक आती है पैकिंग ऑर्डर थ्योरी। ये जो चारों थ्योरी है रेलिवेंट और इररेलिवेंट के अंदर हम पढ़ते हैं नेट इनकम अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, ट्रेडिशनल और एमएम अप्रोच। इन चारों के अलावा एक एक थ्योरी आती है पैकिंग ऑर्डर थ्योरी। पैकिंग ऑर्डर थ्योरी क्या होती है और किस असर्शन पर बेस्ड है, क्वेश्चन तो ये पूछ रहा है। चार ऑप्शन है हमारे पास। पहला है असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन बिटवीन मैनेजर्स एंड इन्वेस्टर्स, मतलब मैनेजर और इन्वेस्टर्स जो होते हैं उनके पास सेम इंफॉर्मेशन नहीं होती। इन्वेस्टर के पास कुछ और इन्फॉर्मेशन है और मैनेजर्स के पास कुछ और इन्फॉर्मेशन है। दूसरा, सिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, मैनेजर और इन्वेस्टर के पास सेम इंफॉर्मेशन होती है, इसलिए पैकिंग ऑर्डर की ये एक असर्शन है। या फिर आउटसाइड इंफॉर्मेशन, बाहर की इंफॉर्मेशन, या फिर सिमेट्रिक इंफॉर्मेशन अमंग इन्वेस्टर्स ओनली, कि सिर्फ इन्वेस्टर्स को ही सेम इंफॉर्मेशन पता है। देखो, ये क्वेश्चन आप बहुत आसानी से आंसर कर पाएंगे अगर आपको पता होगा पैकिंग ऑर्डर थ्योरी क्या है, तो वो समझते हैं। देखो, पैकिंग ऑर्डर थ्योरी किसने दी है? डोनाल्डसन ने 1961 में दी है और 1984 में मायर्स ने इसको मॉडिफाई किया है।
ये दो चीज आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। 1961 में डोनाल्डसन ने इसको इंट्रोड्यूस किया है और मायर्स ने 1984 में इसको मॉडिफाई की है, इसलिए इसको मॉडिफाइड पैकिंग ऑर्डर थ्योरी भी कहा जाता है। पैकिंग ऑर्डर थ्योरी में डोनाल्डसन ने ये डिफाइन किया था कि फर्म की एक प्रेफरेंस होती है, एक ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, कि जब उसको बिजनेस स्टार्ट करना है या फिर रन करने के लिए भी उसको कैपिटल की जरूरत है, ठीक है, उसको फंड रेस करना है, कैपिटल की जरूरत है, अलग अलग सोर्सेस से वो रेस करेगी, तो उसका अपना एक ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस होता है कि वो पहले पैसा कहाँ से लेगी, फिर पैसा कहाँ से लेगी। जैसे मान लीजिए आपको भी पैसे की जरूरत है, तो आप सबसे पहले कहाँ जाएंगे, आप सबसे पहले अपने पास पैसा देखेंगे, आपके पास पैसा है कि नहीं, राइट। आप सबसे पहले देखेंगे कि आपके पास पैसा है कि नहीं। तो इसने यही बताया है डोनाल्डसन ने कि एक ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस है फर्म का। सबसे पहली प्रेफरेंस जो फर्म देती है वो देती है रिटेन्ड अर्निंग्स को, कि उसके पास जो पैसा है, उसने जो खुद अपने पास पैसा बचाया है, ठीक है। दूसरी प्रेफरेंस देती है वो डेट को, लोन को, क्योंकि वो टैक्स डिडक्टेबल है। और तीसरी प्रेफरेंस वो देती है इशू ऑफ न्यू इक्विटी शेयर्स को। ये प्रेफरेंस पूछ लिया जाता है, ठीक है, ये प्रेफरेंस पूछ लिया जाता है कि पैकिंग ऑर्डर थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या प्रेफरेंस है, पहली प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस, ठीक है। तो ये याद रखना है, पहला रिटेन्ड अर्निंग, दूसरा डेट और तीसरा इशू ऑफ न्यू इक्विटी शेयर्स, ठीक है। फिर मायर्स ने 1984 में बताया कि ये जो प्रेफरेंस दी गई है, ये जो एक प्रेफरेंस ऑर्डर सेट किया गया है, जो डोनाल्डसन ने थ्योरी दी है, वो इसलिए है क्योंकि असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन है मार्केट और फर्म के बीच में, ठीक है। मार्केट और इन्वेस्टर्स के बीच में जो है एक असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन है, उनको मार्केट को कुछ और, इन्वेस्टर्स को कुछ और नॉलेज, और मैनेजर्स, देखो मार्केट इज इन्वेस्टर्स और फर्म इज मैनेजर्स। जो मैनेजर्स और इन्वेस्टर्स हैं उनको अलग अलग इन्फॉर्मेशन है। मैनेजर्स को अगर लगता है कि उनके इक्विटी शेयर्स की वैल्यू मान लीजिए उनको लगता है ज्यादा है और इन्वेस्टर्स के नजर में उसकी वैल्यू नहीं है, तो अगर वो इक्विटी शेयर्स इशू कर देंगे तो उसका तो नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस ये असर्शन, ये असम्पशन के साथ रखा गया है कि असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन है मैनेजर्स और इन्वेस्टर्स के बीच में, मार्केट और फर्म के बीच में। क्लियर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, A will be the correct answer, asymmetric information between managers and investors. Clear? चलिए तेजी से नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखो अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, कैपिटल स्ट्रक्चर ही चल रहा है, अगर आप ध्यान दो तो कैपिटल स्ट्रक्चर मेन टॉपिक यही चल रहा है हमारा। क्वेश्चन है कैपिटल स्ट्रक्चर इज अ पार्ट ऑफ, कैपिटल स्ट्रक्चर किसका पार्ट है, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट का, लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट का, ट्रायल बैलेंस का, या नन ऑफ द अबव। अब अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने आपको जब कैपिटल स्ट्रक्चर बताया, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, एक मिक्स है डेट और इक्विटी का। अगर आप डेट और इक्विटी को ध्यान से देखो तो ये किधर आता है, बैलेंस शीट के, ये हो गए आपके एसेट्स, ये हो गए आपके लाइबिलिटीज, ठीक है। वैसे तो अब वर्टिकल बनती है, ठीक है। तो जब आप ये डिबेंचर होल्डर्स, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, डिबेंचर होल्डर्स और इक्विटी शेयर होल्डर्स, ये किस साइड आते हैं, किस साइड रिकॉर्ड किए जाते हैं, ये रिकॉर्ड किए जाते हैं लाइबिलिटी की साइड। बहुत क्लियर है, काफी बार आपने रिकॉर्ड किया, काफी बार आपने बैलेंस शीट बनाई है तो इस साइड ही लिखा है, तो बस यही आपको याद कर लेना है और इससे सही आंसर हो जाएगा द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। क्लियर है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर किसका पार्ट है, लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट का। क्लियर। चलिए, क्योंकि ये कैपिटल है और कैपिटल किस साइड आती है, लाइबिलिटी साइड, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश रेफर्स टू दैट लेवल ऑफ ईबीआईटी, ईबीआईटी का मतलब है लिख लेना आप लोग, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। क्या है इसका मतलब, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, ठीक है। डैश, यहाँ पर कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें ईबीआईटी का अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस का जो लेवल है, एट विच ईपीएस, ईपीएस क्या है, अर्निंग पर शेयर, ईपीएस क्या है, अर्निंग पर शेयर, लिख लीजिएगा, EPS is earning per share at which EPS under a plan is zero. EPS क्या है, जीरो है। ये कह रहा है कि ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें EBIT उस लेवल पर है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस उस लेवल पर है कि जहां पर EPS अर्निंग पर शेयर जीरो है, मतलब कुछ भी अर्निंग पर शेयर नहीं हो रही है। क्लियर है ये चीज बिल्कुल। तो इसका आंसर क्या होगा, इंडिफरेंस पॉइंट,
इक्विवेलेंसी पॉइंट, फाइनेंशियल बीईपी या फिर ऑल ऑफ द अबव। देखो मेन इसके अंदर हमारे दो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते हैं, दो पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं, इंडिफरेंस पॉइंट और फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, इंडिफरेंस पॉइंट और फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। अब आप इसको समझ लेंगे, आपको आंसर बहुत अच्छे से तुरंत आ जाएगा। देखो सबसे पहला है इनडिफरेंस पॉइंट। इनडिफरेंस का मतलब ही होता है कि कोई फर्क नहीं पड़ना। इनडिफरेंस है, इनडिफरेंट है वो उस चीज से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क किस चीज से नहीं पड़ेगा देख लेते हैं। ये कैपिटल स्ट्रक्चर का ही पार्ट है, ये जो टॉपिक है वो कैपिटल स्ट्रक्चर का ही एक पार्ट है। कैसे? इट रेफर्स टू दैट लेवल ऑफ ईबीआईटी at which EPS remains the same irrespective of different alternatives of that equity mix। देखो क्या बात हो रही है कि मान लीजिए कि आपने तीन ऑप्शन लिए अपने पास, कि एक में आपने सोचा कि 50% तो आप डेट लेंगे और 50% ही इक्विटी लेंगे, एक में आपने सोचा 70% डेट लेंगे 30% इक्विटी लेंगे, और एक में आपने सोचा 30% इक्विटी लेंगे और 30% डेट लेंगे और 70% इक्विटी लेंगे। मतलब अलग अलग जो है मिक्स है डेट और इक्विटी का। क्लियर है? अब आपने सबसे ही अगर कैलकुलेट किया तो सबसे ही कैलकुलेट करने के बाद EBIT मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, अर्निंग जो हो रही है आपकी वो इतनी हो रही है कि हर मिक्स में आपकी अर्निंग सेम है। ठीक है, हर मिक्स में, चाहे आप ये ले लें, चाहे आप ये ले लें, चाहे आप ये ले लें, अर्निंग तीनों ऑप्शन से सेम है। मतलब अर्निंग पर शेयर जो है वो तीनों ही ऑप्शन में सेम है। तो ये इस चीज से इनडिफरेंट है, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, भले ही आप ये ऑप्शन चूज करें, ये ऑप्शन चूज करें, ये ऑप्शन चूज करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अर्निंग क्या है? सेम है। EPS इज सेम, दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड एन इंडिफरेंस पॉइंट। क्लियर है ये चीज बिल्कुल? दूसरा आता है फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन तो आपको पता है, नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, ना ही कोई लॉस हो रहा है ना ही कोई प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब अर्निंग कुछ नहीं हो रही है। तो फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट क्या है कि वो लेवल EBIT का, अर्निंग का वो लेवल जहां पर EPS जो है, अर्निंग पर शेयर कुछ नहीं हो रही, अर्निंग पर शेयर क्या है? 0 है। ठीक है, सिर्फ उतना कमाया है कि सारी कॉस्ट सब कुछ निकल जाए। ठीक है, विच इज जस्ट इक्वल टू द टोटल फाइनेंशियल चार्जेस। EBIT कितना है? जितने भी फाइनेंशियल चार्जेस हैं वो पे ऑफ हो जाए, बस उतना ही हमारी EBIT है, अर्निंग पर शेयर कुछ नहीं हो रही है। ठीक है, तो EPS इज 0। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि अर्निंग पर शेयर क्या है? अंडर प्लान इज 0, तो 0 क्या हो जाएगा? फाइनेंशियल बीईपी। सी विल बी द करेक्ट आंसर। इक्विवेलेंसी पॉइंट हम इसके अंदर कुछ ऐसा नहीं पढ़ते हैं, और अगर यहीं पे लिखा होता है EPS एट विच EPS अंडर अ प्लान अंडर द डिफरेंट प्लान इज सेम, तो इसका सही आंसर क्या हो जाता? इंडिफरेंस पॉइंट। क्लियर है? आई होप आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो 17th क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, मतलब थ्योरीज दी हुई हैं ये कैपिटल स्ट्रक्चर की, प्लीड्स दैट। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन चारों में से वो कौन सी थ्योरी है जो दैट डेट फाइनेंसिंग इनिशियली इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ द फर्म, however excess debt financing beyond a particular point reduces the value of the firm। ये क्वेश्चन कह रहा है कि वो कौन सी थ्योरी है जो कहती है कि डेट, जब डेट से पैसा लिया जाएगा, ठीक है, बाहर से लोन लिया जा रहा है, उसकी वजह से शुरू में तो जो वैल्यू ऑफ द फर्म है वो इंक्रीज करेगी, मगर एक पॉइंट के बाद अगर और डेट लिया, ठीक है, और डेट इंट्रोड्यूस किया गया फर्म में, तो वो एक ऐसा पॉइंट है, इस पॉइंट के बाद जो है वो वैल्यू ऑफ द फर्म रिड्यूस होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, इस पॉइंट के बाद ये एक एक्सेस डेट अगर ले लिया गया तो उसके बाद जो वैल्यू ऑफ द फर्म है वो डिक्रीज होने लगेगी। इनिशियली तो इंक्रीज करेगी, मगर एक पॉइंट के बाद क्या होने लगेगी? डिक्रीज होने लगेगी। तो ये कौन सी थ्योरी कहती है? नेट इनकम अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच, और मोदिग्लियानी मिलर अप्रोच। देखिए, अब पहले इन चारों थ्योरी को समझते हैं, फिर आप बहुत ही आसानी से इसका आंसर लगा देंगे। क्लियर? देखिए, सबसे पहले है नेट इनकम अप्रोच, इसको दुरान ने दिया है। ठीक है, नेट इनकम अप्रोच को दुरान ने दिया है। उनके अकॉर्डिंग ये जो है वो रेलिवेंट है, मतलब ये जो कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन है वो वैल्यू ऑफ द फर्म को अफेक्ट करता है।
ठीक है, रेलिवेंट कौन कौन सी है, नेट इनकम अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच। क्लियर। तो ये कहते हैं, इनकी थ्योरी कहती है एज पर दिस अप्रोच जो वैल्यू ऑफ द फर्म है वो इंक्रीज करेगी जैसे जैसे डेट इंट्रोड्यूस किया जाएगा। ठीक है, डेट जितना ज्यादा डेट से फाइनेंसिंग होगी, यूज ऑफ मोर डेट रिड्यूसेस द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ द फर्म। तो जितना ज्यादा डेट इंट्रोड्यूस किया जाएगा उतनी ही वैल्यू ऑफ द फर्म जो है वो इंक्रीज होगी। क्लियर है। तो दुरान तो कहते हैं कि जितना ज्यादा डेट इंक्रीज करोगे, जितना ज्यादा डेट से पैसा रेस किया जाएगा उतनी ही वैल्यू ऑफ द फर्म जो है वो इंक्रीज होगी। क्लियर है ये चीज बिल्कुल। और इसको डिटेल में पढ़ने के लिए क्लासेस में बहुत डिटेल में पढ़ाया गया है। बाकी जो क्रक्स है इस थ्योरी का वो यही है। दूसरा है ट्रेडिशनल अप्रोच जो एस्टा सुलेमान ने दी है। इन्होंने कहा है अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग इन्होंने कहा है कि डेट अगर इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है कंपनी में, फर्म में, तो इनिशियली तो जो वैल्यू ऑफ द फर्म है वो इंक्रीज करेगी, मगर एक पॉइंट के बाद अगर एक्सेस डेट होगा, एक पॉइंट के बाद अगर एक्सेस डेट होगा तो उस पॉइंट के बाद जो वैल्यू ऑफ द फर्म है वो डिक्रीज होने लग जाएगी। क्लियर है, यही क्वेश्चन में पूछा था। सही आंसर क्या हो जाएगा, ट्रेडिशनल अप्रोच। मगर अब हम और दो थ्योरीज को देख लेते हैं वो क्या कहती हैं। जैसे उसके बाद आती है हमारी नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। ये भी दुरान ने दी है, ये भी किसने दी है, दुरान ने दी है, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। अब ये दोनों जो थ्योरी है, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच और मोदी गिलियानी अप्रोच, ये दोनों ही थ्योरी जो है वो इररेलेवेंट थ्योरीज हैं, इररेलेवेंट, और ये वैल्यू ऑफ द फर्म को इफेक्ट नहीं करती हैं। ठीक है, तो नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच जो दुरान कहते हैं वो कहते हैं कि जो भी बेनिफिट होगा डेट से पैसा रेस करने का, ठीक है, डेट कैपिटल इंट्रोड्यूस की है, डेट से पैसा रेस किया है, लोन लिया है, उससे जो भी बेनिफिट होगा कि वो टैक्स डिडक्टेबल है, उसकी वजह से जो भी वैल्यू ऑफ द फर्म इंक्रीज होगी वो पूरी तरीके से नेगेट हो जाएगा, उसका बेनिफिट जो है वो पूरी तरीके से नेगेट हो जाएगा। किससे, कि जैसे जैसे डेट इंक्रीज होता है एक कंपनी के अंदर वैसे ही रिस्क इंक्रीज होता है। इसके लिए इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए रिस्क इंक्रीज होता है, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स भी रिटर्न डिमांड करने लगते हैं, क्योंकि इन केस ऑफ डिफॉल्ट कुछ भी होता है तो उनका रिटर्न तो मारा जाएगा, उनके पैसे हैं जो मारे जाएंगे, क्योंकि डेट को तो पे करना ही करना है, राइट। तो जैसे जैसे डेट इंक्रीज होता है एक फर्म के अंदर, ठीक है, डेट सोर्स इंक्रीज होता है, वैसे वैसे रिस्क इंक्रीज होता है, तो डेट की वजह से जो भी बेनिफिट होता है वो नेगेट हो जाता है इक्विटी शेयर होल्डर्स के रिस्क से। क्लियर है ये चीज बिल्कुल। और लास्ट आता है आपका मोदी गिलियानी अप्रोच। ये भी वही अप्रोच है कि इसमें कहा जाता है कि ये भी मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म को अफेक्ट नहीं करती। परफेक्ट कैपिटल मार्केट में, परफेक्ट कैपिटल मार्केट होता है कि प्रॉपर सबके पास नॉलेज है। इसमें दो प्रपोजिशन में बात की जाती है कि जब टैक्सेस गिवन होते हैं और जब टैक्सेस की इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होती और जब इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। क्लियर है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसमें पूछा गया था कि एक पॉइंट तक तो फर्म की वैल्यू इंक्रीज करती है मगर एक पॉइंट के बाद वो गिरने लगती है, रिड्यूस होने लगेगी वैल्यू ऑफ द फर्म। ऐसा कहा गया है ट्रेडिशनल अप्रोच में, सी में। क्लियर है ये चीज बिल्कुल। करेक्ट आंसर विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपिटल बजटिंग। अब आ जाते हैं हम कैपिटल बजटिंग पर। कैपिटल बजटिंग इज रिलेटेड टू, कैपिटल बजटिंग किससे रिलेटेड है, कैपिटल बजटिंग जब हमने पहली क्लास की है उसी में हमने समझा था कि कैपिटल बजटिंग का मतलब ही यही है कि सॉरी, कैपिटल बजटिंग का मतलब ये है कि इन्वेस्ट करना, पैसा इन्वेस्ट करना। ठीक है, पैसा इन्वेस्ट करना। ये हमने किस डिसीजन के अंदर पढ़ा था, इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर। इसमें पढ़ा था इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर हमारा आता है, क्या क्या आता है, कैपिटल बजटिंग डिसीजन और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। तो जब हम लोग बात करते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन की तो मैंने आपको उसी में बताया था कि ये बात होती है लॉन्ग टर्म एसेट्स की। लॉन्ग टर्म एसेट्स में, फिक्स्ड एसेट्स में, किस फिक्स्ड एसेट में, किस लॉन्ग टर्म एसेट में इन्वेस्ट करना है, ये डिसाइड किया जाता है कैपिटल बजटिंग डिसीजंस की मदद से। क्लियर है। तो ये किससे रिलेट करता है, लॉन्ग टर्म एसेट से। ए विल बी द करेक्ट आंसर। देखिए कैपिटल बजटिंग क्या है, ये एक प्रोसेस है इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने का कैपिटल एक्सपेंडिचर्स में, मतलब किस फिक्स्ड एसेट में, किस फिक्स्ड लॉन्ग टर्म एसेट में इन्वेस्ट करना है। ये एक प्रोसेस है जो मदद करता है डिसाइड करने के लिए कि किस रिसोर्सेज में इन्वेस्ट करना है, किस में नहीं करना है,
ये कैपिटल बजटिंग, ये वाली जो इन्वेस्टमेंट होती है वो नॉन फ्लेक्सिबल होती हैं और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स होता है फंड्स का, इसलिए ये इरिवर्सिबल होती हैं, इनको रिवर्स नहीं किया जा सकता। क्लियर है ये चीज बिल्कुल? ठीक है, अब देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये कैपिटल बजटिंग डिसीजन से ही अब आपके क्वेश्चन चलेंगे। तो उसमें आपका क्वेश्चन पूछ रहा है टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज कंसिडर्ड इन, टाइम वैल्यू ऑफ मनी इनमें से किसमें कंसिडर किया जाता है। देखो, ये जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है कैपिटल बजटिंग टेक्निक से। इससे कैपिटल बजटिंग टेक्निक से, कैपिटल बजटिंग में हम लोग ये देखते हैं कि किस इन्वेस्टमेंट प्रपोजल में इन्वेस्ट करना है, किस फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्ट करना है। मगर ये तय कैसे होगा, कुछ तो टेक्निक्स लगा के आप लोग ये फैसला लिया जाएगा। तो इसमें कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स यूज होती हैं। कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स दो पार्ट में डिवाइड की जाती है, एक होती है आपकी मॉडर्न, एक होती है आपकी ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल को आप नॉन टाइम डिस्काउंटेड भी कह सकते हो, मतलब इस ट्रेडिशनल टेक्निक्स में जो आएंगी उसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं किया जाता। मॉडर्न, जिसको टाइम डिस्काउंटेड भी कहते हैं और डिस्काउंटेड टेक्निक्स भी कहते हैं, इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर किया जाता है। तो देख लेते हैं, देखो, ट्रेडिशनल अप्रोच, नॉन कैश डिस्काउंटिंग, नॉन टाइम एडजस्टेड, नाम में ही गिवन है, यहाँ पर टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं किया जाता। और टाइम एडजस्टेड, डिस्काउंटेड कैश फ्लो और मॉडर्न टेक्निक, इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर किया जाता है। अब हमको ऑप्शन में मॉडर्न और क्या कहते हैं ट्रेडिशनल करके तो पूछा नहीं गया है, इनके नाम गिवन है। तो हमको ये याद रखना है कि ट्रेडिशनल में पे बैक पीरियड आता है और अकाउंटिंग एवरेज रेट ऑफ रिटर्न आता है। ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड कौन कौन से हैं टेक्निक्स, पे बैक पीरियड और अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। और डिस्काउंटेड में आता है आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न और डिस्काउंटेड पे बैक रिटर्न। ठीक है, क्लियर है ये चीज, ये बहुत अच्छे से याद रखना है कि दो, ट्रेडिशनल में सिर्फ पे बैक और अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न आता है। क्लियर है ये चीज बिल्कुल? तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी किस में कंसिडर किया जाता है, पे बैक पीरियड, ये तो ट्रेडिशनल है, इसमें नहीं कंसिडर किया जा सकता। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, जिसको एवरेज रेट ऑफ रिटर्न भी कहते हैं, इसमें भी कंसिडर नहीं किया जाता, ये भी ट्रेडिशनल है। फिर है डिस्काउंटेड कैश फ्लो, डिस्काउंटेड नाम ही लिखा हुआ है, डिस्काउंटेड मतलब टाइम एडजस्टेड, टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर इसमें किया जाता है। सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है ये चीज बिल्कुल? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैपिटल बजटिंग और इन्वेस्टमेंट अप्रेजल मेथड रिक्वायर्स नॉलेज ऑफ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न फॉर द कंपनीज शेयर होल्डर। क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमने अभी कैपिटल बजटिंग की जितनी भी टेक्निक्स पढ़ी उसमें से वो कौन सी टेक्निक है जिसमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल की भी जरूरत पड़ती है और रिटर्न की भी जरूरत पड़ती है। ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न की भी जरूरत पड़ती है। क्लियर है? देखो, मैं आपको एक ब्रीफ में समझा देती हूँ ये सभी थ्योरीज को एक बार। देखो, अकाउंटिंग और एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड, अकाउंटिंग और एवरेज रेट ऑफ रिटर्न में प्रॉफिट्स लिया जाता है, उसके एवरेज निकाले जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है कि एवरेज, ऑन एन एवरेज कितना रिटर्न मिल रहा है हमको उस फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्ट करके। क्लियर है? नेट प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, ये हम डिटेल में अभी देखेंगे। ठीक है, तीसरा है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ये इसमें इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में हमारा कोई ऐसा मेथड नहीं है। ठीक है, ये हमारा, इसमें हम IRR, ठीक है, ये भी आपका टाइम डिस्काउंटेड मेथड है। और एक होता है आपका पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड में क्या होता है, पे बैक पीरियड में ये देखा जाता है कि कितने टाइम के अंदर जो हमारा इन्वेस्ट किया था अमाउंट वो हमको रिकवर, कितने टाइम में हमारा वो अमाउंट जो है वापस हमको मिल जाएगा। क्लियर है ये चीज बिल्कुल? ठीक है, अब देखो, जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल और रिटर्न की जो रिक्वायरमेंट है, इस नॉलेज की जो रिक्वायरमेंट है वो जरूरत पड़ती है बच्चों नेट प्रेजेंट वैल्यू में। ठीक है, इसमें तो प्रॉफिट्स की जरूरत पड़ती है, इसमें सिर्फ और सिर्फ इनिशियल इन्वेस्टमेंट और कैश फ्लो जो हो रहे हैं उसकी जरूरत पड़ती है, कॉस्ट की तो किसी में बात होती ही नहीं है।
कॉस्ट ऑफ कैपिटल की किस में बात होती है? नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड में, रेट ऑफ रिटर्न की और कॉस्ट ऑफ कैपिटल की। क्लियर है? क्यों? नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है? नेट प्रेजेंट वैल्यू होता है ऑल कैश इनफ्लोज और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश इनफ्लोज और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश आउटफ्लो का डिफरेंस। ठीक है, नेट प्रेजेंट वैल्यू हमें दिखाता है, इट इंडिकेट्स बाय इन्वेस्टिंग द प्रोजेक्ट कॉस्ट टुडे हाउ मच एक्स्ट्रा वी आर गेटिंग इन टुडेज वैल्यू। मतलब आप नेट प्रेजेंट वैल्यू की मदद से ये कैलकुलेट किया जाता है कि आज जितना कॉस्ट आ रही है आपको, ठीक है, एक फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्ट करके आपको जितनी कॉस्ट आ रही है, आप फ्यूचर में जाके आज की वैल्यू में, टुडे आज की वैल्यू में, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर किया जाता है क्योंकि आज की वैल्यू में फ्यूचर में इस कॉस्ट के ऊपर एक्स्ट्रा कितना अर्न करोगे। ठीक है, और इसलिए इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज, आज की वैल्यू ऑफ ऑल कैश इनफ्लोज, जो भी कैश इनफ्लो होंगे, ठीक है, उनकी आज की वैल्यू माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश आउटफ्लोज, जो भी कैश आउटफ्लो होंगे उनकी आज की वैल्यू। तो जब इनफ्लो में से आउटफ्लो को माइनस कर देंगे तो नेट जो एडअप, जो एक्स्ट्रा मिलने वाला है वो निकल आएगा नेट प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, तो इसलिए इसमें कॉस्ट की भी जरूरत पड़ती है और रिटर्न कितना मिलने वाला है उसकी बात हम करते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू में। और अगर एनपीवी पॉजिटिव है, मतलब कैश इनफ्लो ज़्यादा है और आउटफ्लो कम है, तो हम उस प्रोजेक्ट को क्या करते हैं? एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्लियर है ये चीज़ बिल्कुल? तो नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या है? डिफरेंस है ऑल कैश इनफ्लोज में से ऑल कैश आउटफ्लोज को माइनस कर देते हैं और ये देखते हैं कि आज हम जितनी कॉस्ट लगा रहे हैं उस प्रोजेक्ट में, कितना हमको उस कॉस्ट के ऊपर आज की वैल्यू में, आज की वैल्यू में, ऐसा नहीं आगे कि आज आपने इन्वेस्ट किया है तो वैल्यू कुछ और होगी, कल आपको रिटर्न मिलेगा उसकी वैल्यू कुछ और होगी, आज की वैल्यू में आपको कितना एक्स्ट्रा मिलेगा उस कॉस्ट के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है एनपीवी मेथड। क्लियर है? तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कंपनी इज कंसिडरिंग investing in a 4-year project 1 2 3 4 that requires an initial outlay of 25 लाख। मतलब इन 4 साल में इन्वेस्ट करने के लिए इनिशियली 25 लाख की जरूरत है, मतलब 25 लाख इन्वेस्ट किए हैं। द एस्टिमेटेड पोस्ट टैक्स इन कैश इनफ्लोज आर, मतलब टैक्स के बाद जो भी कैश इनफ्लो होंगे वो क्या है? एस्टिमेटेड फर्स्ट ईयर में 8 लाख, लैक्स में ही लिखेंगे। सेकेंड ईयर में 12 लाख, थर्ड ईयर में 15 लाख एंड फोर्थ ईयर में 16 लाख। क्लियर है ये चीज बिल्कुल? अब आपको द पे बैक पीरियड फॉर द प्रोजेक्ट इज, तो इस पूरे प्रोजेक्ट का पे बैक पीरियड क्या होगा? क्लियर है ये चीज बिल्कुल? आपको पे बैक पीरियड कैलकुलेट करना है, मतलब कितने टाइम में आप ये 25 लाख रुपए रिकवर, मतलब कवर कर जाओगे। क्लियर है? कितने टाइम में 25 लाख रुपए आपको वापस मिल जाएंगे। तो अगर यहाँ पर इवन कैश इनफ्लो होता, मतलब अगर आप यहाँ देखो तो हर साल में अलग अलग कैश इनफ्लो हो रहा है, मगर अगर यहाँ इवन होता कि मगर हर साल में 5 लाख रुपए जो है वो रिटर्न आएंगे हर साल में, ईयर 1 में भी, 2 में भी, 3 में भी, तो सिंपल फॉर्मूला लग जाता, जो एनुअल, मतलब जो भी इन्वेस्टमेंट है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन एनुअल कैश इनफ्लो, ठीक है, उससे हमारा पे बैक पीरियड निकल के आ जाता 5 ईयर्स। तो मतलब अगर इवन होता, हर साल में एक ही अमाउंट मिल रहा होता, तो ये फॉर्मूला लगा देते कि इन्वेस्टमेंट अपॉन कैश इनफ्लो। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा 5 साल में वो पूरा का पूरा 25 लाख जो है वो हमको वापस पे बैक वापस मिल जाता। मगर अगर बात हो रही है अलग अलग कैश इनफ्लो की, तो यहाँ पर सिंपली आप क्या करोगे? प्लस करते चलोगे। देखो 8 लाख, 8 लाख प्लस 12 लाख 20 लाख, अभी भी आपके पूरे क्या नहीं हुए हैं? अभी भी पूरे यहाँ पर रिकवर नहीं हुए हैं। कितने बचते हैं? 5 लाख रुपीज बचते हैं। ठीक है, 5 लाख रुपीज यहाँ पर बचते हैं। और यहाँ पर बात हो रही है मगर थर्ड ईयर में कितना कमा रहे हैं वो? 15 लाख कमा रहा है। और हमको यहाँ पर अब देखना है कि वो 5 लाख और कितने समय में कमाएगा। तो मतलब पूरा थर्ड ईयर तो नहीं आएगा, 2 ईयर तो हो गई होंगे। ठीक है, 2 ईयर्स तो होंगे ही होंगे, मगर पूरा थर्ड ईयर नहीं आएगा। थर्ड ईयर में कितना आएगा अब हमको ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, देखिए
तो मतलब 2 ईयर होंगे ही होंगे का मतलब ये है कि ए या सी में से कोई आंसर है, राइट? ए या सी में से कोई आंसर है। अब हमको ये देखना है कि थर्ड ईयर में कितने मंथ होंगे। तो अगर 15 लाख वो पूरे साल में कमा रहा है तो एक मंथ में कितने कमाएगा? 15 लैक्स अपॉन 12 मंथ। तो एक मंथ में कितना निकल के आ जाएगा उसका? 1,25,000। कितना निकल के आ जाएगा? 1,25,000। अब अगर आपको ये निकालना है कि 1,25,000 से 5 लाख कितने मंथ में कमाएगा, तो आप लोगों को क्या करना होगा? 5 लैक्स अपॉन 1,25,000, आई होप आपको दिख रहा हो। 1 लाख अपॉन, देखो 5 लाख अपॉन 1,25,000 अगर आप करेंगे तो आपका निकल के आ जाएगा 4। कितना निकल के आ जाएगा? 4। मतलब 4 मंथ्स में वो 5 लाख कमा लेगा। मतलब 4 मंथ्स में वो क्या कर लेगा? 5 लाख रुपीस कमा लेगा। ध्यान से देखना, ये 2 साल तो आई होप आपको बिल्कुल क्लियर होगा कि 8 लाख और 12 लाख 20 लाख तो क्लियर है, ठीक है। थर्ड ईयर में वो कमा रहा है 15 लाख, ठीक है। हमको देखना है, हमारा 20 लाख तो हो चुका है, ठीक है। 2 साल में 20 लाख हो चुका है। हमको बस ये देखना है कि हमारा 5 लाख और वो कितने टाइम में कमा लेगा। तो हमारा पूरा का पूरा कैश इनफ्लो निकल के आ जाएगा कि हमारा कितना पे बैक कितने टाइम में हो जाएगा। तो ये 15 लाख पूरे साल के कमा रहा है, तो हम एक महीने का निकाल लेते हैं कितना कमा रहा है? 15 लैक्स अपॉन 12, तो वो 1,25,000 आ जाएगा, ठीक है। अब अगर आपको ये निकालना है कि 5 लाख वो कितने मंथ में कमा लेगा, तो इसको याद रखना। आप फिर ये जो एक मंथ की निकल के आएगी उसको आप जितने भी निकालना है, जैसे 5 लाख अमाउंट निकालना है, तो उससे आप डिवाइड कर दोगे, नीचे 1,25,000 लिख दोगे। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका 125,4 आएगा। इसका मतलब 2 ईयर्स एंड 4 मंथ्स। क्लियर है ये चीज बिल्कुल? ठीक है, याद रखना है ये वाला, तो जहां अनइवन कैश फ्लो होता है वहां ऐसे काम होता है, जहां इवन है वहां तो कोई दिक्कत है ही नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 2 ईयर्स एंड 4 मंथ्स विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ऑफ प्रोजेक्ट इज द रेशियो ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोस टू। देखो, जो हम नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं ना, उसमें हम लोग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो को प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो में से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो को माइनस करते हैं। वहीं अगर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की बात की जाती है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की, तो इस केस में यही वैल्यू बस रेशियो में आ जाती है। क्या? कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश इनफ्लोज अपॉन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश आउटफ्लोज। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में यही चीज रेशियो में आ जाती है। क्लियर? तो क्या है? इज द रेशियो ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश इनफ्लोज टू टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज। ही विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर? ठीक है, देख लेते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को याद रखना है, बेनिफिट कॉस्ट रेशियो भी बोलते हैं और प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट रेशियो भी बोलते हैं, ठीक है। ये रेशियो होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज का प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज से। आप किसी प्रोजेक्ट को तब एक्सेप्ट करोगे जब उसकी प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ इंडेक्स जो है वो 1 के बराबर है या 1 से ज्यादा है, ठीक है। और अगर एक से ज्यादा इन्वेस्टमेंट प्रपोजल को कंपेयर किया जा रहा है, देखा जा रहा है, एक से ज्यादा इन्वेस्टमेंट प्रपोजल है, तो जिसका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स सबसे ज्यादा हाई होगा उसको एक्सेप्ट किया जाएगा, ठीक है। और ये जब अलग अलग इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं पूरे, उनको कंपेयर करने में ही मदद करता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि नेट प्रेजेंट वैल्यू सुपीरियर है या फिर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स सुपीरियर है, तो आपको याद रखना है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स जो है ये टेक्निक सुपीरियर है। क्लियर है ये चीज बिल्कुल? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी। पोस्ट पे बैक, पे बैक के बाद, जैसे जब हम पे बैक निकालते हैं तो सिर्फ और सिर्फ उस ईयर तक की प्रॉफिट्स निकालते हैं जब तक हमको हमारा पूरा पैसा मिल जाएगा। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में 25 लाख जहां तक मिल गए वहीं तक की अर्निंग हमने देखी। उसके बाद कंपनी कितना अर्न कर रही है वो हम नहीं देखते, वही सबसे बड़ी लिमिटेशन है पे बैक की। तो उसी के ऊपर ये काम करता है पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी। तो अब आपसे यही बोला है कि पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी निकालिए कि पे बैक पीरियड के बाद वो कितना कमा रहा है, जिसमें आपको डिटेल्स दी हुई हैं,
जिसमें एनुअल कैश इनफ्लो तो आपका कितना है 10,000 है एनुअल कैश इनफ्लो। एस्टिमेटेड लाइफ 8 साल है और इन्वेस्टमेंट हुआ है 50,000 का, इन्वेस्टमेंट हुआ है 50,000 का। तो मतलब अगर आप इससे पे बैक पीरियड सिर्फ निकालोगे, पे बैक पीरियड अगर निकालोगे तो कितना आ जाएगा, एनुअल जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट हुआ है 50,000 ऑन एनुअल कैश इनफ्लो कितना है 10,000। तो आपको आपका जो अमाउंट है वो 5 साल में जो आपने इन्वेस्ट किया था वो तो आपको 5 साल में मिल जाएगा वापस। पे बैक पीरियड तो कितना है 5 ईयर्स। मगर पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए इसका होता है फॉर्मूला। देखो पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैश इनफ्लो जो भी कैश आ रहा है, जो इस केस में आ रहा है हमारा 10,000, फिर ब्रैकेट में एस्टिमेटेड लाइफ कितनी है इसकी 8 ईयर्स, एस्टिमेटेड लाइफ कितनी है 8 ईयर्स। 8 ईयर्स में से माइनस कर दोगे आप पे बैक पीरियड जो अभी हमने कैलकुलेट किया, पे बैक पीरियड की कितने टाइम में उसको उसका ही पैसा मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि वो तो हम निकाल चुके, तो उसको इसमें से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। 8 में से 5 माइनस कर देंगे तो इसमें पे बैक के बाद वाला प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। तो 10,000 इंटू 8 में से 5 गए 3 और 10,000 3 जा 30,000 देख लेते हैं। देखो बी विल बी द करेक्ट आंसर। समझ आ गया, ठीक है। कैश इनफ्लोस, उसके बाद आपको क्या करना है एस्टिमेटेड लाइफ में से पे बैक पीरियड को माइनस कर देना है, फिर मल्टीप्लाई। क्लियर है ये क्वेश्चन बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कैपिटल बजटिंग द टर्म कैपिटल राशनिंग इम्प्लाइज। कैपिटल बजटिंग में एक टर्म होता है कैपिटल राशनिंग, ठीक है, इसका क्या मतलब होता है देख लेते हैं। दैट नो रिटेन्ड अर्निंग्स आर अवेलेबल, कि कोई भी रिटेन्ड अर्निंग्स नहीं है। दैट लिमिटेड फंड्स आर अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट, कुछ ही फंड्स अवेलेबल है इन्वेस्टमेंट के लिए। दैट नो एक्सटर्नल फंड्स कैन बी रेज्ड, कोई भी एक्सटर्नल फंड्स को रेज नहीं किया जा सकता। या फिर नो फ्रेश इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड इन करेंट ईयर, कि कोई भी फर्दर इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है करेंट ईयर में। ध्यान से देखो, कैपिटल राशनिंग जो हम एक टर्म पढ़ते हैं कैपिटल बजटिंग में, इसका मतलब होता है कि एक फर्म के पास बहुत सारे इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स होते हैं, प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स होते हैं, ठीक है, मगर उसके पास फंड्स जो हैं वो लिमिटेड है। फंड्स तो लिमिटेड है, लिमिटेड जगह पे ही इन्वेस्ट करना है, तो वो जितने भी इन्वेस्टमेंट प्रपोजल है वो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं कंपीट करते हैं। तो फर्म को क्या करना पड़ता है, प्रॉपर अपनी टेक्निक्स लगा के, अगर कोई प्रोजेक्ट डिवाइड हो सकते हैं तो डिवाइड करके उनको वो राशनिंग प्रॉपर राशनिंग करता है कि किस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना है और किस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करना है। तो कैपिटल रेशनिंग का मेन जो काम होता है वो क्या होता है, अपनी प्रॉपर टेक्निक्स और वो लगा के एक्सेप्ट और रिजेक्ट डिसीजन लेना, कि किसको एक्सेप्ट करना है और किसको रिजेक्ट करना है। क्लियर है। is concerned with the problem of selecting the mix of acceptable projects, ठीक है, जितने हमारे अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं मिक्स हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स डिवाइड किए जा सकते हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स को डिवाइड नहीं किया जा सकता, पूरी तरीके से उनको एक्सेप्ट और रिजेक्ट करना होता है। तो कैपिटल राशनिंग यही करता है, जो बहुत सारे इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स होते हैं उनको प्रॉपरली स्टडी करके टेक्निक्स अप्लाई करके ये डिसाइड किया जाता है कि किन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स को एक्सेप्ट किया जाएगा और किसको रिजेक्ट किया जाएगा। तो इस बेसिस पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, दैट नो रिटेन्ड अर्निंग्स आर अवेलेबल, नहीं, दैट लिमिटेड फंड्स आर अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के लिए क्या है लिमिटेड फंड्स अवेलेबल है और बहुत सारे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, द फीजिबिलिटी अप्रोच ऑफ कैपिटल रेशनिंग कैन बी अप्लाइड इन। जो फीजिबिलिटी अप्रोच है कैपिटल रेशनिंग की, कि क्या अप्रोच है, कैपिटल रेशनिंग का मेन पर्पस क्या है, एक्सेप्ट रिजेक्ट सिचुएशंस, डिविजिबल प्रोजेक्ट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट या नन ऑफ द अबव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट का मतलब ये है कि अगर प्रोजेक्ट ए आपने चूज किया है तो ये बहुत क्लियर है कि बी चूज नहीं किया होगा, और अगर बी चूज किया है तो ए चूज नहीं किया जा सकता, ठीक है।
ए चूज किया है तो बी नहीं चूज किया जा सकता, बी चूज किया है तो ए चूज नहीं किया जा सकता। डिविजिबल प्रोजेक्ट्स जिनको डिवाइड किया जाता है एक्सेप्ट और रिजेक्ट सिचुएशन। तो अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा है कि कैपिटल रेशनिंग का मेन जो काम है वो यही है कि वो ये डिसाइड करता है कि किस इन्वेस्टमेंट प्रपोजल में एक्सेप्ट करना है और किसको रिजेक्ट करना है। क्लियर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर? तो ये था हमारा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। आई होप कि आपको क्लासेस अच्छी लग रही हों, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हों, रिवीजन हो रहा हो आपका। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे इसी सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में आगे आने वाले नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ। ठीक है, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।